आज का जो लेक्चर हमारा है वो पावर मॉसफेट पे रहेगा। चैप्टर नंबर 1 पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लेक्चर नंबर 6 पे हम बढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो प्लेनर मॉसफेट देखा था, उस प्लेनर मॉसफेट में हमने कहानी इस तरीके से देखी थी। करंट फ्लो हॉरिजॉन्टल होता था, यानी कि सोर्स पे अगर हमने निगेटिव रखा हुआ है, ड्रेन पे पॉजिटिव रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस चैनल में फॉर्म हो जाएंगे। कैसे फॉर्म होंगे, अभी हमने बात देखी थी कि जब आप गेट पे पॉजिटिव पोलैरिटी डालेंगे तो SiO2 लेयर के ऊपर में माइनस अट्रैक्ट हो जाएंगे और SiO2 के लेयर के नीचे में प्लस अट्रैक्ट हो जाएंगे। चार्ज का पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा इस प्रोसेस में। और पोलराइजेशन होने के बाद जो P है, P के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और P के जो होल्स हैं उनको भेज दिया जाएगा और N सोर्स और N ड्रेन के बीच में एक चैनल फॉर्म हो जाएगी, CHA-NaNeL, और ये चैनल कंडक्टिविटी के कारण बनेगी। तो जो करंट फ्लो हो रही थी वो करंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो ड्रेन से सोर्स की तरफ जा रही होगी, और अगर नॉर्मल करंट की बात करें तो वो मेरी करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगी और मेरी एक्चुअल करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ जा रही होगी। बट दिस करंट डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल। करंट डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल। यहां तक कहानी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हुए थे। वर्किंग में भी हमने बहुत अच्छे से समझा रखा था कि गेट पे जब आप पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं और सोर्स पे विद रिस्पेक्ट टू सोर्स निगेटिव पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे गेट पूरा का पूरा पॉजिटिव, हम डिस्कस कर ही चुके हुए हैं। SiO2 लेयर के ऊपर में माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा और नीचे में प्लस चार्जेस आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन मेरे P टाइप के सबस्ट्रेट में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पे चैनल फॉर्म करने की कोशिश करेगा। इट विल फॉर्म ए चैनल। चैनल किसको कनेक्ट करेगा? तो जो N टाइप का सोर्स है और N टाइप का ड्रेन है, उन दोनों को कनेक्ट कर देगा। फिर आपको क्या करना है, ड्रेन पे पॉजिटिव और सोर्स पे नेगेटिव पोलैरिटी आप लगा देंगे तो ये कंडक्टिविटी में कारण बन जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉसफेट की। तो मॉसफेट किस टाइप के हो सकते होंगे, ये हम बात कर रहे हैं प्लेनर मॉसफेट की। यही कहानी हमारे पावर मॉसफेट में भी चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पहले तो N चैनल और P चैनल टाइप के बन जाएंगे। N चैनल एंड P चैनल। N चैनल में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होगा वो P टाइप का होगा, ड्रेन और सोर्स ये दोनों होंगे N टाइप के, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा N टाइप का, और जो ड्रेन और सोर्स होंगे वो होंगे P टाइप के। तो जैसा ड्रेन और सोर्स बनेगा उसी प्रकार का चैनल फॉर्म होगा। तो जिस प्रकार का चैनल मैं बनाने वाला हूं उसी प्रकार की ही मॉसफेट कहलाएगी। N चैनल मतलब कि चैनल इलेक्ट्रॉन्स वाला फॉर्म हुआ, P टाइप मतलब कि P टाइप के चैनल फॉर्म हुआ है। यहाँ तक कहानी क्लियर रहेगी। हालांकि इसमें और क्लासिफिकेशन ले जाएं तो अगर चैनल पहले से मौजूद हो सकता होगा तो उसको हम बोलेंगे डिप्लीशन टाइप, और चैनल पहले से नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनहांसमेंट टाइप। इट विल बी ऑफ टू टाइप्स ऑल्सो। एक होगा इनहांसमेंट टाइप और दूसरा होगा डिप्लीशन टाइप। यहाँ भी दो टाइप के बन सकते होंगे, P टाइप के चैनल में भी दो बन जाएंगे, इनहांसमेंट टाइप एंड DPL यानी डिप्लीशन टाइप। देखते हैं आगे उनको। ये जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को मैं बाद में रिप्रेजेंट करता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। खाली इसको ध्यान में लेकर चलना कि सिंबल यहाँ पे कॉर्नर में है, ताकि आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको ध्यान में रहेगा। N चैनल है तो N चैनल के लिए सबस्ट्रेट P हो चुका हुआ है, और जो चैनल फॉर्म होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म होगी। यहाँ तक ध्यान है। इनहैंसमेंट टाइप का मतलब होता है कि चैनल पहले से नहीं है। पहले से मतलब कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं है, हम क्रिएट करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, डिजाइन के टाइम पे। डिजाइन नहीं बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम नहीं है, वी क्रिएट बाय VGS लगा के हम चैनल को क्रिएट करेंगे। ये कौन शेयर कर रहा है भाई? पार्थ पंचाल, शेयरिंग नहीं दोस्त, यही इसमें दिक्कत होती है।
प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, यहाँ पे ठीक है। तो ये प्रेजेंट का बटन, इसलिए मुझे गूगल मीट पसंद नहीं है थोड़ी सी, बिकॉज इसके पास कुछ कंट्रोल ही नहीं होता है। बट फिर भी मुझे 1 घंटा का समय चाहिए था, इसलिए इसको मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। तो चलिए आइए, तो एन चैनल का मतलब हो गया कि चैनल एन की फॉर्म होगी, सबस्ट्रेट पी का रहेगा, इनहैंसमेंट हमें फोकस करना है चैनल पे। ये सबस्ट्रेट वाली बात भूल भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चैनल फॉर्म करना है कि चैनल कैसा बन रहा है, चैनल कैसा बन रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का बन रहा है, तो एन चैनल, बिकॉज एन इज इलेक्ट्रॉन्स वाला ही होती है। इनहैंसमेंट टाइप में चैनल पहले से नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम नहीं होगा, हम क्रिएट करते हैं वीजीएस अप्लाई करके, तो हमेशा चैनल बढ़ता रहेगा। वी कैन नेवर डिक्रीज द चैनल, वी कैन नेवर डिक्रीज द चैनल। पहले से है ही नहीं तो डिक्रीज क्या ही कर लोगे, बढ़ाओगे तो बढ़ोतरी को हम बोलते हैं इनहैंसमेंट टाइप। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। एन चैनल डिप्लीशन टाइप में देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि चैनल प्रेजेंट एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और एन चैनल है तो जो चैनल बनेगी वो इलेक्ट्रॉन्स की बनेगी, इलेक्ट्रॉन की चैनल। अब इसमें क्या हो सकता है कि चैनल पहले से मौजूद है, तो आप अपने VGS को अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोगे तो चैनल बढ़ेगी, और निगेटिव निगेटिव दोगे तो घटेगी, घटेगी। कौन क्या होगा, तो चैनल। इसमें VGS पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पिछले वाले में VGS जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी, लेस देन 0 नहीं अप्लाई कर सकते होगे, कोई फायदा नहीं होगा, कि चैनल है ही नहीं तो क्या कर लोगे। ये रही बात एन चैनल के लिए। सिंबल इसका यहाँ पे हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है, ध्यान से देख के चलेंगे। इसके सिंबल में क्या है कि पहली लाइन जो है गेट वाली, वो ड्रेन और सोर्स वाली लाइन से आइसोलेटेड है, बिकॉज SiO2 क्लियर की आइसोलेशन है। पर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गई हुई है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में गैप बनी हुई। चैनल पहले से नहीं होता है तो गैप बना देते हैं, चैनल पहले से होता है तो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। पी टाइप या पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, पी चैनल है तो जो लेयर फॉर्म होगी किसकी होगी, होल्स की होगी, होल्स की चैनल, HOLES, होल्स की चैनल बनेगी। होल्स की चैनल बनने के बाद इनहैंसमेंट टाइप है तो पहले से चैनल नहीं रहेगी, चैनल नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वन वर्ड आंसर हो सकते हैं कि इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या फर्क है, तो एक ही चीज लिखनी है। इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम प्रेजेंट नहीं होती है। एक मार्क्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। विच आर द टाइप्स ऑफ मॉसफेट, इनहैंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, पी चैनल, एन चैनल, ये पूछा जा सकता होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए मॉसफेट। तो मॉसफेट यूनिपोलर होता है, एक ही, या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या तो होल्स फ्लो करेंगे। ये कहानी क्लियर हो गई। मेजोरिटी चार्जेज हैं, पी की मेजोरिटीज में जाएंगे, यानी कि पी के होल्स जो होंगे, अरे कहाँ गया, पी के जो होल्स हैं वो इस जो होल्स का चैनल फॉर्म हुआ है होल से लेके होल्स तक पहुंच जाएंगे। ऑल आर फ्लोइंग फ्रॉम मेजोरिटी, इट इज ए मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, इट इज ए यूनिपोलर डिवाइस। इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन करना, एक अपोजिट पोलैरिटी की ही चीजें रिकम्बाइन करें। एक लड़का लड़की से शादी करेगा, हाँ आज के डेट की हम बात नहीं कर रहे हैं कि 377 जो भी कहानी है, बट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एक इलेक्ट्रॉन होल से ही कंबाइन करे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन नहीं करने वाला होगा, होल होल से कंबाइन नहीं करने वाला। उस तरीके से अगर सिर्फ होल्स हैं, देयर विल बी नो रिकम्बिनेशन। सिंबल में देखेंगे चैनल पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो इस सिंबल में हमने टुकड़े टुकड़े बांट दिए हुए, अलग अलग आइसोलेटेड है, चैनल पहले से नहीं था। हाँ ध्यान देके रखेंगे कि ये वाला जो गैप है, बीच वाला गैप है, ये है SiO2 लेयर का गैप, और ये बीच वाला जो गैप है वो है चैनल का गैप, चैनल गैप। चैनल पहले से नहीं है, उसके लिए गैप करते जाएंगे, एरो हम बाद में देखेंगे। वही पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, पी चैनल है तो होल्स का चैनल बन जाएगा, होल्स, और डिप्लीशन टाइप है तो चैनल प्रेजेंट है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया हुआ। यहाँ पे देखिए चैनल पहले से प्रेजेंट है तो बीच वाला गैप नहीं शो किया गया हुआ है, बट SiO2 लेयर वाला गैप तो रहेगा ही रहेगा। SiO2 के लेयर के गैप होने से क्या होता है, गेट करंट जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाती है। ये बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि मॉसफेट में गेट करंट 0 क्यों होती है, तो लिखेंगे क्योंकि जो गेट होती है वह चैनल से आइसोलेट है। चैनल कहाँ पे हो रहा है, ग्रीन वाला आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है दैट इज चैनल, और ऊपर जो है गेट, गेट और चैनल के बीच में क्या है, दिस इज ए ह्यूज SiO2 लेयर। ये क्या करती है SiO2 लेयर, आइसोलेट कर देती है या इंसुलेट कर देती है। इंसुलेट से अच्छा रहेगा, आइसोलेट लिखेंगे, आइसोलेट। SiO2 लेयर चैनल को गेट से आइसोलेट कर देती है, उस कारण से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है गेट के थ्रू। हाँ, कैपेसिटेंस बनेगी, कैपेसिटेंस को चार्ज करने के लिए करंट चाहिए होगा, बट चैनल के अंदर कोई करंट नहीं जाएगी फ्रॉम गेट, इसको ध्यान में रखेंगे। इन सभी के सभी जो भी चारों चीजें मैंने अभी आपको डिस्कस किया, उन चार चीजों को एक स्लाइड में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, घर जाके एक बार देख लेंगे। सभी के यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना दिए हुए हैं। उन सभी का कंट्रोल सिग्नल क्या होना चाहिए, वो कंट्रोल वोल्टेज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया हुआ है, उनके सिंबल यहाँ पे मैंने लिख दिए हुए हैं, और उनका ग्राफ रख दिया हुआ है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ जो होता है। एक बार घर जाके पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको प्लेनर वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर मॉसफेट में डिस्कस करूंगा आगे। सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, तो एन चैनल क्यों यूज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज हायर मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की ताकत। हाँ, मोबिलिटी का भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है जो कि आपके सिलेबस के परव्यू से बाहर है, हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है विद रेस्पेक्ट टू होल्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज हायर मोबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू होल्स, इसीलिए हम एन चैनल को प्रेफर करते हैं, मैंने लिख दिया है नीचे में भी। और दूसरी चीज, एन चैनल में क्या होता है, इन्हांसमेंट टाइप के यूज करते हैं। एन चैनल की बात हो गई, इन्हांसमेंट टाइप के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी। आप देखेंगे ऊपर जाके मैं आपको अभी शो करता हूं, देखिएगा यहाँ देखिए पी में क्या हो रहा है। देखिए गेट पे आपने क्या दे रखा है, पी चैनल में गेट पे आपने दे रखा हुआ है निगेटिव वोल्टेज, क्योंकि अब आपको क्या अट्रैक्ट करना है, आपको होल्स अट्रैक्ट करनी है। तो होल्स अट्रैक्ट करने के लिए ध्यान देंगे क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे वाले लेवल पे आपको माइनस लाना पड़ेगा, ऊपर वाले पे प्लस लाना पड़ेगा, और ऊपर वाले पे प्लस लाने के लिए अंदर में माइनस करना पड़ेगा। हमें गेट पे निगेटिव देना पड़ेगा पी चैनल में, इसीलिए हम पी चैनल को प्रेफर ना करते हुए हम प्रेफर करेंगे एन चैनल को। और दूसरी चीज, इन्हांसमेंट टाइप के लिए क्या हो जाएगी कि वो बाय डिफॉल्ट पहले से ऑफ रहता है, क्योंकि चैनल पहले से प्रेजेंट है तो वो डिवाइस ऑन हो गई है, क्योंकि चैनल ही तो ऑन करता है ना उसको। चैनल कॉजेज डिवाइस टू बी ऑन। तो बोलोगे सर हमें वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, ड्रेन टू सोर्स देना पड़ेगा, लेकिन हम इंडस्ट्री में ऐसा नहीं करते हैं ना कि कनेक्शन लगा के रखा हुआ है, ऑफ करना होगा तो पाने से लेकर कनेक्शन खोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। मॉसफेट के ऊपर और नीचे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। यह है उसका गेट है, गेट पे आप सिग्नल देंगे, ये गेट सिग्नल किसी माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा होगा, ये होगा इसका ड्रेन, ये होगा इसका सोर्स। तो सोर्स और ड्रेन के बीच में कहीं ना कहीं कोई लोड कनेक्टेड होगा, और आप पावर सप्लाई कनेक्ट करके तो रखेंगे, डीसी हो या एसी हो, जो भी आपको कनेक्ट करके रखना, हम बाद में भी बेचना करेंगे इस पे। ये डीसी वोल्टेज अभी दे देते हैं। तो हम इस डीसी को जो मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, उस रेड लाइन वाले को मैं खोलने वाला नहीं हूं, वो तो कनेक्टेड ही रहेगा सिस्टम के साथ में। हाँ, आपको कंट्रोल क्या करना है, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये गेट सिग्नल को ही कंट्रोल करके आप मॉसफेट से, यानी कि पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक, जिसको हम बोल सकते हैं ड्रेन से लेके सोर्स तक में करंट जो फ्लो करवाना है, वो गेट के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो गेट क्या करता है, चैनल बनाता है। अगर पहले से चैनल मौजूद है तो ड्रेन से सोर्स में तो करंट फ्लो कर ही जाएगी। इसीलिए हम डिप्लीशन टाइप को प्रेफर नहीं करते और इन्हांसमेंट टाइप को प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो पहले से ऑफ रहता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी परमिशन के बिना पहले से कोई ऑन हो जाए। ऑफ रहेगा कोई लोचा नहीं, ऑन रहेगा धमाके होने के चांसेस रहे। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को डाउट दोस्त, हर्षिल हुआ क्लियर दोस्त? शिवम पटेल क्लियर है मित्र? यस सर। ओके गुड, चलिए अब हम सिंबल को एक्सप्लेन करते हैं। सिंबल को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि हमने बोला था कि इसको हम बॉडी बोलेंगे, हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, एन चैनल को एक्सप्लेन करेंगे, पी चैनल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बॉडी बोलिए, या कुछ लोग इसको सबस्ट्रेट भी बोलेंगे, बॉडी बोलिए या सबस्ट्रेट बोलिए, एक ही चीज है। ये है सोर्स चैनल, ये है मेरा ड्रेन चैनल, ये है मेरा बीच वाला गेट चैनल। बॉडी और सोर्स को
आपको फॉरवर्ड बैक करना। मैंने कहानी क्या लिखी हुई है कि एरो की डायरेक्शन पहले पता करते हैं, बॉडी को और सोर्स को। देखिएगा आप, मैं ये सिंबल आपको दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा जो है बीच वाला, इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ, दैट इज ड्रेन वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा सोर्स वाला हिस्सा, और जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज द बॉडी हिस्सा। बॉडी में क्या फॉर्म होता है? बॉडी में ही चैनल फॉर्म होगा फॉर प्लेनर मॉसफेट, फॉर प्लेनर मॉसफेट बॉडी में चैनल फॉर्म होगा अभी के लिए, बाद में दूसरी जगह चैनल फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान लेके चलेंगे। फॉर प्लेनर मॉसफेट की कहानी रहेगी, चैनल मींस ना। पर बॉडी को और सोर्स को फॉरवर्ड बायस करना है आपको। बॉडी क्या है? पी टाइप है, सोर्स क्या है? एन टाइप है। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करेंगे? एन पे निगेटिव लगाएंगे, बॉडी पे पॉजिटिव लगाएंगे, ऐसा ही हो जाएगा मेरा कहानी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। हमें करना है बॉडी सोर्स को फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस करने के बाद करंट कैसे फ्लो होगी? तो पी में करंट इधर जाएगी, सोर्स से करंट बाहर आएगी। तो बॉडी में करंट कैसे गई? बॉडी में करंट अंदर की तरफ जाएगी। तो बॉडी में करंट अंदर की तरफ जाएगी, तो बॉडी में करंट अंदर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसमें हमने एरो अंदर की तरफ बना रखा है, जो ये मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। समझ में आ रही है कहानी? शिवम क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। आयुष, आयुष है क्या है लाइन पे? यस सर। क्लियर है मित्र? यस सर। ओके ठीक है, डन। तो एरो बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि एन चैनल में एरो अंदर की तरफ रहेगा। तो आपको अभी ये ऊपर वाली जो कहानी मैंने लिखी है इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन याद रखने के लिए एन चैनल में एरो इन बॉडी, पी चैनल में एरो आउट बॉडी, बॉडी से बाहर निकालेंगे। बॉडी यानी बीच वाले रीजन जो आपको मैंने बताया। दूसरी चीज, गेट जो है वो आइसोलेटेड है, जिसको मैं अभी येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। गेट आइसोलेटेड है, ये जेएफईटी से थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलता है, बिकॉज जेएफईटी में गेट आइसोलेटेड नहीं था, रिवर्स करते थे, यानी कि हम उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते थे जेएफईटी में। इसमें तो आइसोलेट ही हो गया हुआ है। आइसोलेट हो जाने के कारण इसको हम क्या करते हैं, बीच में देखिए गैप हमने बना रखा है, जिसको मैं ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ। देखिएगा बीच में आइसोलेशन है। गेट जो है वो ड्रेन से, सोर्स से और बॉडी रीजन से अलग रखा गया, बीच में गैप बनाई गई हुई है। इसको ध्यान में लेके चलेंगे। जेएफईटी में ऐसा नहीं होता था, सिंबल याद कर लीजिएगा उसका। दूसरी चीज कि अगर चैनल पहले से बना हुआ नहीं है, चैनल पहले से किसमें नहीं बना होता है? इनहैंसमेंट में। हम क्या करेंगे, बीच में लाइंस ब्रेक कर देंगे। देखिए बीच में है ना, ड्रेन से सोर्स और बॉडी आइसोलेटेड है, उसको मैं शो करता हूं आपके लिए। किस लाइन से शो करूं? लाइट ब्लू कलर से शो करता हूं। देखिएगा यहाँ पे आइसोलेशन है और यहाँ पे ये बीच में गैप बनी हुई है। ये गैप शो करता है, गैप 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 क्या शो करता है कि चैनल नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और डिप्लीशन होता तो चैनल पहले से होता तो उसको लाइन पूरे जोड़ देते, यानी कि ऐसा हो जाता है इसका कहानी, स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं, जिसको मैं राइट में ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये बन जाती डिप्लीशन के लिए। ध्यान में है ना सभी के लिए? कोई दिक्कत किसी को? सिंबल समझ में आ गया सभी को कैसे ड्रॉ करना है? याद रखेंगे, आपको अपना नाम भले भूल जाओ, आज के बाद से अगर कोई मॉसफेट का सिंबल भूल गया तो मैं छत से नीचे फेंक दूंगा। हाँ चलो, ऑनलाइन ये बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जाकर कल कोई कंप्लेन कर देगा। लेकिन हम कहने का मतलब ये है कि याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बदले आपके बॉडी में सिंबल्स फ्लो करने चाहिए, इतना अच्छे से आपको याद होना चाहिए चीज। ये पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। कई सारे एमसीक्यूज यहाँ से निकलेंगे एग्जाम के लिए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट हमारे पास में है, करंट हॉरिजेंटल रहेगा प्लेनर मॉसफेट में। ठीक है, ये एक एफईटी डिवाइस है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसा डिवाइस है, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करने से असर दिखाई देती है। कौन सा वोल्टेज? तो गेट वोल्टेज। गेट वोल्टेज, वोल्टेज कैसे आएगा हम बाद में देखेंगे कि ये फील्ड के कारण ही आता है। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में और वोल्टेज में एक रिलेशनशिप बनाने वाले होंगे, जिसमें हम कुछ कहानी लिखेंगे, इट विल बी फंक्शन ऑफ वोल्टेज आल्सो, या वोल्टेज विल बी अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसको हम कहानी आगे लेके आएंगे, बताएंगे आपको। ये यूनिपोलर डिवाइस है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। यूनिपोलर है तो मेजॉरिटी भी होगा ही, उसके लिए ये नहीं है। मेजॉरिटी है तो कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। तो ये तीन लाइन जो येलो कलर से मैंने खींची हुई है, एक के बाद एक होती ही रहेंगी। बाइपोलर होगा तो माइनॉरिटी होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। यूनिपोलर है, मेजॉरिटी होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
जो इसको यूनिक बनाती है वो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे IGBT, आज नहीं पढ़ेंगे, मिड सेम के बाद पढ़ेंगे, लेकिन IGBT में ऊपर वाली तक कहानी सही रहेगी, लास्ट ब्लू वाला बदल जाएगा, ब्लू वाला जो है वो बदल के करंट कंट्रोल्ड डिवाइस हो जाएगा, नहीं सॉरी येलो वाला बदल जाएगा, इट विल बिकम ए बाइपोलर डिवाइस, और ब्लू वाला सेम रहेगा, इट विल बी ए वोल्टेज कंट्रोल। IGBT वोल्टेज कंट्रोल रहेगी, बाइपोलर हो जाएगा। तो जो येलो और ब्लू मैंने अलग अलग किया हुआ है ये ध्यान में रखेंगे, IGBT में एज इट इज इसका हम यूज करने वाले रहेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई है। आप जो डिवाइसेस स्टार पढ़ने वाले हैं उसमें आप पढ़ेंगे डायोड, आप पढ़ेंगे BJT, आप पढ़ेंगे FET मॉसफेट, और आप पढ़ेंगे IGBT, और लास्ट पढ़ेंगे SCR। इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉसफेट जो है आपका वो रहेगा यूनिपोलर, बाकी सारे के सारे रहेंगे बाइपोलर, दिमाग में बैठा लीजिएगा। सिर्फ मॉसफेट ही यूनिपोलर है, बाकी डायोड, BJT, IGBT और SCR ये सभी के सभी बाइपोलर रहेंगे। MCQs आएगा तो बोलना नहीं कि सर ने बताया नहीं पहले। चलिए यहाँ तक कहानी आते हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो ध्यान लेके चलेंगे जो जो डिवाइसेस आप पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई डाउट है तो मित्र तो अभी पूछ सकते हैं, कोई डाउट किसी को? जय तवर, डाउट बेटा? No, sir. ठीक है, No, sir. No, sir. गुड गुड गुड। राइट, तो ट्रांजिस्टर का हम क्लासिफिकेशन करें तो ट्रांजिस्टर यानी कि 3 टांग वाली डिवाइस, 3 टर्मिनल 3 लेयर डिवाइसेस को हम यहाँ से आइडेंटिफाई करके चलेंगे। तो पहला हमने देखा था BJT का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। दूसरा देखा था FET। ये हैंडआउट आपको पहले से भेजा जा चुका हुआ, इसलिए इसको इस पे क्लैरिटी नहीं, इसलिए इग्नोर कर सकते हैं, हैंडआउट आपके पास पहले से है। BJT एंड FET, FET के 2 हिस्से हमने बनाए, JFET एंड IGFET। IGFET का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट। गेट जो होगा या तो आइसोलेटेड होगा या तो इंसुलेटेड होगा, आइसोलेटेड या इंसुलेटेड, अलग अलग रहेगा। उसका दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग मॉसफेट, कुछ लोग इसको MOST मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम मॉसफेट ही फ्लो करके चल रहे होंगे, इसके अलावा दूसरा नाम नहीं लेंगे। ये 2 टाइप के हो जाएंगे, P चैनल और N चैनल, और उनके भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं, डिप्लेशन टाइप और इनहैंसमेंट टाइप। ये सारा का सारा हम कहानी देख चुके हैं। अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं अभी, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसका ये अच्छा सा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। जो रेड कलर से मैं हाईलाइट करूंगा उसको ही आपको ध्यान देके चलना है कि वो थोड़ा अलग रहेगा। मैं करता हूं उसको शॉर्टकी डायोड को। शॉर्टकी जो है वो एक डायोड है, लेकिन ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए शायद एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है। पहले EDC में पूछा जाता था, लेकिन दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यूज इन गेट्स। शॉर्टकी डिवाइस डायोड इज ए मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस या माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। तो डायोड आपको ध्यान में है कि माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया हुआ था दोस्त आपके साथ में कि पिन डायोड इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, बात सही है। तो शॉर्टकी डायोड इज ए स्पेशल डायोड, इसको आप घर जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए नहीं जिंदगी के लिए काम में रहेगा। तो 2 टर्मिनल डिवाइस ये दोनों खत्म हो गए। 3 टर्मिनल में पावर मॉसफेट पढ़ा, JFET पढ़ा, IGBT पढ़ने वाले हैं, BJT पढ़ लिया, थायरिस्टर पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं। थायरिस्टर जो है वो फैमिली है, थायरिस्टर इज अ फैमिली, जो कैसे लिखूं यहाँ पे, थायरिस्टर इज फैमिली, और थायरिस्टर फैमिली का एक डिवाइस है जिसका हम नाम लिखते हैं SCR। तो SCR इज ए डिवाइस ऑफ थायरिस्टर फैमिली। जैसे कि तिवारी फैमिली का एक हिस्सा है राम, उनके हिस्सा दूसरे उनके पापा हो सकते हैं, उनकी मम्मी, उनके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो चूंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ इसलिए मेरा नाम सबसे ज्यादा जाना जाएगा। अभी मेरे घर में पापा सबसे बड़े हैं, तो कोई घर आकर बोलेगा तिवारी जी घर पे हैं तो मेरे पापा ही बाहर आएंगे। इसीलिए जब कोई बोलता है कि थायरिस्टर है क्या तो लोग SCR ही समझते हैं, बट थायरिस्टर इज ए फैमिली, ध्यान में रखेंगे। ये सारे के सारे माइनॉरिटीज हैं, देख रहे हैं आप। JFET जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, उससे मिलता जुलता पावर मॉसफेट, ये सभी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, उसको ध्यान में लेके चलेंगे। ये स्लाइड आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए, कभी भी पूछा जाए गलती नहीं करेंगे। MCQ सिंगल लाइन क्वेश्चन निकलने के भरपूर चांसेस इस स्लाइड से हैं। सिलेबस में है तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहां कहां यूज हो सकता होगा। हर जगह देख रहे हैं स्लाइड में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होगा, सिग्नल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होगा, सिस्टम कंट्रोल एंड थ्योरी में, यानी कि जो आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ के आ चुके हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ करने वाले हो, गेट कंट्रोल सिग्नल डेवलप करने में ही।
सर्किट थ्योरी, सर्किट को सॉल्व करना है, उसमें आपको स्विच रखनी पड़ेगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, मैटलैब में सिमुलेट करना पड़ेगा। मशीन के लिए कंट्रोलर कैसे बनाओगे आप करंट कंट्रोल करना है, फ्लक्स कंट्रोल करना है, वोल्टेज कंट्रोल करना है, सारे यहाँ से कंट्रोल होंगे। आपको हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में, पावर सिस्टम में काम आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का यूज करना पड़ेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते टाइम। तो एक ऐसी ब्रांच है जो सबसे मिली जुली, कोई भी ब्रांच अलग नहीं रहेगी इसमें। स्कोप एंड एप्लीकेशन, ये बस राम कहानी है, एक बार खाली ध्यान में करनी है। रेसिडेंशियल में फ्रिज में इस्तेमाल होगा, एसी में इस्तेमाल होगा, खाना बनाने में, लाइटिंग में, पर्सनल कंप्यूटर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हो सकता है। कमर्शियल में सेंट्रल हीटिंग में, यूपीएस में, इंडस्ट्री में पंप में, कंप्रेशर में, वेल्डिंग में, इंडक्शन हीटिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में बैटरी चार्जर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोप्लेन में उसकी सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट की पावर सिस्टम डिजाइन करने में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो सकता है। यूटिलिटी सिस्टम, जैसे कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए तो एनर्जी स्टोरेज हो सकती है, विंड जनरेशन, सोलर जनरेशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लोकोमोटिव्स, ट्रॉलीज, बसेज, स्ट्रीट कार्स, हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। तो जो नाम लो वहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा ही रहेगा। ये कहानी आप देख लेंगे। तो चलिए, यहाँ तक कहानी हमारी प्लेनर मॉसफेट की समाप्त होती है। और अभी तक हमने क्या क्या देख रखा हुआ है उसकी हम विवेचना करेंगे और इसके बाद हम जंप करेंगे अपने पावर मॉसफेट की तरफ में। तो अभी तक हमने देखा था कि डायोड था, डायोड अनकंट्रोल्ड था, उसको डेवलप करके बीजेटी बनाया। बीजेटी में बेस में करंट ज्यादा जाता था तो हमने क्या बनाया, जेएफईटी बना लिया। जेएफईटी में क्या था कि आइसोलेशन नहीं था, करंट को और कम करना चाहते थे, हमने प्लेनर मॉसफेट बना लिया है। प्लेनर मॉसफेट में कहानी क्या होती थी, अगर मैं डब्बा उसको इस तरीके से रैंडम बना के दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे टांगे होती थी और यहाँ पे ये एक आइसोलेशन प्रोवाइड कर देते थे, है ना, और एक दूसरी टांग हम यहाँ पे अटैच कर देते थे। इस तरीके होता था। एक होता था सोर्स, एक ड्रेन, एक गेट होता था, ये एन चैनल यहाँ पे पी होती थी। तो आपका करंट डायरेक्शन कैसा था, करंट डायरेक्शन वाज योर ऑलवेज फ्रॉम दिस टू दिस हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर बॉडी नीचे में रखी हुई है और आपका सोर्स ऊपर में है, बॉडी नीचे सोर्स ऊपर है, तो उस कंडीशन में आपकी करंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती थी और सिर्फ एक ही पाथ मिलता था, यानी कि एक सोर्स से एक ड्रेन में ही जा सकते थे और दूसरी जगह नहीं। यहाँ में क्या होता था कि ऑन टाइम रेजिस्टेंस, आर ऑन कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता था इसका हाई रहता था। क्यों हाई होता था, ओनली वन पाथ, करंट फ्लो करने के एक ही पाथ है। जब एक ही पाथ रहेगा, जैसे कि आपके घर में कभी आपने अगर बिजली के तार को उसको स्ट्रिप करके छील कर देखा होगा तो उसके अंदर कई सारे पतले पतले वायर्स होते हैं जिसको हम ट्विस्ट करके एक बड़ा सा वायर बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मल्टीपल रखने से क्या फायदा होता है कि हमारे पास एरिया बढ़ जाती है और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसी तरीके की कहानी यहाँ पे, सिर्फ एक ही पाथ है, एक ही कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस हाई रहेगी। तो आप क्या चाहते हो, मल्टीपल पाथ्स क्रिएट करना। तो यहाँ पे संभव है क्या, तो यहाँ पे संभव नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम आगे बढ़ के आते हैं। आगे बढ़ के हम क्या करेंगे कि हम उस ऑन रेजिस्टेंस को कम कर देना चाहते हैं। कैसे कम करेंगे, बाई मेकिंग मोर पैरेलल पाथ्स। उसके साथ में एक करंट फ्लो करे, उसके साथ में और दूसरी और तीसरी और चौथी और मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ क्रिएट करके उसको हम कहानी बनाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक नई डिवाइस है जिसको हम बोलेंगे पावर मॉसफेट। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हल्का से समझिएगा और इस डिवाइस को एग्जामिनेशन में आप ड्रॉ कर सकते होंगे। मैं खाली एक बार रेड से इसको शो कर रहा हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा इसके ओवरलाइटिंग को। करंट देखिए, ड्रेन हो गया है नीचे, लेकिन जो बॉडी रीजन है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। दिस इज योर बॉडी रीजन। और सोर्स कहाँ पे, ऊपर में। तो सोर्स ऊपर, बॉडी नीचे, और उस समय करंट कैसे फ्लो हो रहा है दोस्त, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट डायरेक्शन इज लाइक दिस वन। मल्टीपल पाथ्स हो गए, एक ड्रेन से करंट इस बाजू जा गया सोर्स में, एक इस बाजू से गया। ऐसे ही यहाँ पे जो कहानी क्या रहेगी, ये ऐसे मल्टीपल्स चलते हुए जाएगी। एक करंट डायरेक्शन वापस से इधर से होकर इधर से चला जाएगा, एक इधर से चला जाएगा, इधर भी वही कहानी रहेगी। यहाँ से भी ड्रेन का फॉर्म होगा और यहाँ से भी करंट ऐसी चली जाएगी। तो देयर विल बी, ये हॉरिजॉन्टली बहुत लंबा इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इनटू द बोर्ड डेप्थ में भी बहुत ज्यादा बना सकते होंगे। ये कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर के लिए, तो खाली आइडिया मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर में। इस तरीके का इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला रहेगा कुछ इस प्रकार का रहेगा।
इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे आपका अभी जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, जो गोला गोला खींच रहा हूँ, एक एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ऐसे एक ही आईसी में आप मार्केट से एक आईसी खरीदने जाओगे, उसके अंदर इस तरीके से पूरी स्टैकिंग कर दी जाएगी, 1 2 3 4 आगे में, इसके पीछे में 5 6 7 8, उसके पीछे में 9 10 11 12, उसके पीछे में से डेप्थ वाइज भी चलती जाएगी, यानी कि हॉरिजेंटली भी आगे बढ़ती जाएगी और डेप्थ में भी आगे बढ़ती जाएगी। और ऐसा करके एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और उस स्ट्रक्चर को हम पावर मॉसफेट बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट की गई है वर्टिकल करंट की गई, इसलिए इसका नाम हम वीडी मॉस भी रखते हैं, वर्टिकली डिफ्यूज्ड मॉसफेट। इसका नाम हो जाएगा वीडी मॉस। मॉस एफईटी ही होता है, इसलिए हम लोग मॉस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एफईटी बोलना भूल जाते हैं, नहीं बोलते थे। वीडी मॉस मतलब है वर्टिकली डिफ्यूज्ड मॉसफेट, प्लेनर मॉसफेट से अलग रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर मॉसफेट। इसको ध्यान में रखेंगे, यही पावर मॉसफेट है। यही चीज आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी है फॉर एग्जाम। आगे से जब भी आपसे मॉसफेट में पूछूंगा, ध्यान करके सुनेंगे सभी लोग, आज के बाद जब भी मॉसफेट पूछा जाएगा, यू हैव टू ड्रॉ दिस वन ओनली। प्लेनर मॉसफेट कोई भी बच्चा नहीं बनाएगा। प्लेनर मॉसफेट पढ़ लिया है, भूल जाने का है, आज के बाद इसको याद नहीं करेंगे, जस्ट यही वाला याद करेंगे फॉर फ्यूचर। ठीक है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। इस प्रकार से बनाना है। जो नीचे वाला रीजन रहेगा, उस नीचे वाले रीजन को हम बोलेंगे बफर लेयर बोलेंगे, या फिर इसको हम सबस्ट्रेट बोल देंगे। मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ, इसको बॉडी नहीं बोलेंगे, बॉडी आगे आ जाएगी, आपको समझाने के लिए था ऐसे में। स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन के फायदे में रहेगा, आप इसको रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ नाउ दिस रीजन, जो नीचे में स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पहले रीजन कैसा था, पहले वाला रीजन को मैं पिंक कलर से जरा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। पहले आपके पास इतना ही था, एक ही डब्बा था जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है। पी टाइप की जो स्ट्रक्चर था उसको आप अपना बॉडी बोल देते थे, और ये एन वाला एक सोर्स से कनेक्ट हो जाता था, और ये एन वाला एक ड्रेन से कनेक्ट कर देते थे। यही करते थे ना आप? शिवम सही है दोस्त यहाँ पे? यस सर। आयुष कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर, क्लियर है। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ड्रेन था, ध्यान रखेंगे कि सोर्स जो था वो था n प्लस पे, जो ड्रेन था वो भी था n प्लस पे। हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, पोजीशंस बदल देंगे। तो जो पिंक वाला पोर्शन था उसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। अभी हम इस बॉडी रीजन को थोड़ा और छोटा लिखता हूं ताकि आपको समझ में रहेगा। दिस इज बॉडी रीजन, बॉडी मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं ताकि आइडेंटिफिकेशन रहेगा। This will be your body region and this one is your source region। S लिखा मतलब कि सोर्स चैनल है। सोर्स किस पे कनेक्टेड है? देखिए सोर्स n प्लस से कनेक्टेड है। हाँ, सोर्स P से भी कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है हम बाद में देखेंगे, बट सोर्स n से कनेक्टेड है, यहाँ तक में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। नीचे वाला हिस्से को हम ड्रेन बोल देंगे। ड्रेन किससे कनेक्टेड है? n प्लस से कनेक्टेड है। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर बफर लेयर, और BU थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा। दिस विल बी कॉल्ड एज बफर लेयर, BUFFER बफर लेयर, और इसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, SUB सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी कि एक मोटा हिस्सा जिसके आधार पे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करने वाले होंगे। जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड आपको दिख रही है, दीज आर मेटल कॉन्टैक्ट, METL। मेटल कॉन्टैक्ट गोल्ड के भी हो सकते हैं, कॉपर के भी हो सकते हैं, अल्युमिनियम के भी हो सकते हैं। स्टील यूज नहीं करते, स्टील का जो रेजिस्टेंस है वो अल्युमिनियम से कई सारा ज्यादा, और अल्युमिनियम हल्का भी पड़ता है। तो इन जनरल मार्केट में लेने के लिए हम अल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री के लिए कॉपर का ले आते हैं, और स्पेस एप्लीकेशन या मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको, जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे हम गोल्ड के कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे। दीज आर मेटल कॉन्टैक्ट। और जहां जहां आप ग्रीन देख रहे हैं वो सारे के सारे मेटल कॉन्टैक्ट ही हैं। रेड वाला SiO2 का लेयर है, पहले जैसा ही। तो बीच में n माइनस रीजन आपको याद होगा, हम क्यों ऐड करते थे n माइनस रीजन, किसी को याद है क्या? इस स्ट्रक्चर को देखिए जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिसको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट करके रख रहा हूं। ये स्ट्रक्चर किसी को याद आ रहा है मित्र? आयुष परीख बता सकते हैं बेटा?
नहीं सर, सोच रहा हूँ अभी। पावर डायोड PIN, बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर जैसा N माइनस ऐड करते थे, याद आ रहा है? यस सर। सभी लोग बोलिए एक साथ, याद आ रहा है सभी को कि नहीं याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले वाली चीजें भूलनी नहीं है दोस्त, एग्जामिनेशन में ये चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए, हम प्लेनर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मित्र, हम प्लेनर मॉसफेट से पावर मॉसफेट पे जाना चाहते हैं, तो अपनी पावर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से नॉर्मल डायोड से पावर डायोड में जाने के लिए हमने P और N प्लस के बीच में एक N माइनस लेयर ऐड कर दिया था, उसी तरीके से ही हम यहाँ पे मॉसफेट के भी अंदर पावर इंक्रीज करने के लिए P और N प्लस के बीच में एक N माइनस घुसेड़ देते हैं। N माइनस लेयर को हम कौन सा लेयर बोलते थे? ड्रिफ्ट लेयर बोलते थे। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इतनी कम है कि अपने मन से मूव नहीं करेगा, पिछवाड़े पे लात मारनी पड़ेगी। जिसको लात मारनी पड़े उसको हम बोलते हैं, सॉरी, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट लेयर या एपिटैक्सी लेयर। ड्रिफ्ट लेयर या एपिटैक्सी लेयर। एपिटैक्सी यानी क्रिएट किया गया लेयर जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, वो कहानी रहेगी। एपिटैक्सी भूल सकते हो, ड्रिफ्ट लेयर खाली याद रखना। N माइनस लेयर क्यों ऐड किया गया? टू इंक्रीज दी रिवर्स या टू इंक्रीज दी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी ऑफ दी मॉसफेट। N माइनस लेयर याद कीजिएगा, पावर डायोड में भी वो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता था। टू इंक्रीज वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी, इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। N माइनस लेयर क्या करता है? एमसीक्यूज में पूछा जा सकता होगा कि एक मॉसफेट में N माइनस लेयर क्या करता है, तो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, यहां तक कहानी सभी के लिए क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि एक पिंक वाला स्ट्रक्चर आपको बनाया मैंने, यहां देखिएगा पिंक वाला स्ट्रक्चर जो पहले वाला स्ट्रक्चर था, जिसको आपने अपने प्लेनर मॉसफेट में पढ़ रखा था, वो स्ट्रक्चर था। वैसा एक स्ट्रक्चर येलो कलर का राइट हैंड साइड भी तो है ना दोस्त। और मैंने देखिएगा जो बाउंड्री है उसको मैंने स्ट्रेट लाइन ना बनाते हुए कर्व्ड वे में बनाया, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा लाइन ऐसे डोलती डोलती सांप जैसी बनाई। इसका मतलब ये होता है कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड अनंत तक चलता जाएगा। अनंत मतलब कि इट विल बी एन नंबर ऑफ टाइम, 1000 1500 हो सकती है। तो इसको एक जो है इसको हम सेल ऑफ ए मॉसफेट बोलेंगे। दिस वन इज ए सेल ऑफ मॉसफेट। एक सेल है, वन सेल ऑफ मॉसफेट। ऐसा ही इनफाइनाइट सेल्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट कहने का मतलब ज्यादा होगा। और इसी को हम बोलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन पावर मॉसफेट। अच्छे से लिखना नहीं, पावर मॉसफेट को कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, ये एनाग्राम है, यानी कि हर एक शब्द का मतलब होता है मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर। एम कैपिटल, ओ कैपिटल, एस कैपिटल, एफ कैपिटल, ई कैपिटल, टी कैपिटल, हर एक चीज कैपिटल से में रहेगी। इसी को हम बोलेंगे वीडी मॉसफेट या वीडी मॉस, वर्टिकली डिफ्यूज्ड मॉसफेट। पहले भी लिख चुका हूं मैं, ऊपर लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं, वीडी मॉस बोलेंगे इसको। ठीक है, किसी को भी दिक्कत तो नहीं? गुड। तो जो येलो और पिंक वाले एक जैसे दूसरे दिख रहे हैं, अनंत तक चलते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गई? मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स बन गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको ग्रीन कलर से, ये वाला जो एन था वो पहले ड्रेन से कनेक्ट करते थे, उसको हटा के हम ड्रेन के लिए नीचे में ग्रीन वाला जिसको मैं बफर लेयर बोल रहा हूं वो लेके आ चुका हुआ हूं। तो ऊपर वाले का कोई काम नहीं, तो ऊपर वाले का ग्रीन हटा देते हैं और उसको सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया हुआ है। देखिए सिंपल सी बात, सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया उसको, और नीचे वाला बफर लेयर तो हमारा रहेगा ही रहेगा, उसको हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको यहाँ से हटा देता। ठीक, अब इसमें कहानी क्या बनी देखिएगा। एनपीएन स्ट्रक्चर पहले भी बनता था, अभी भी एनपीएन स्ट्रक्चर ही बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, मैं उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करते जाता हूं। सोर्स कनेक्टेड है एन से, फिर बीच में आता है पी और फिर लास्ट में आता है एन, एनपीएन। सोर्स से ड्रेन तक जाने में एक एन मिलेगा, फिर एक पी मिलेगा, फिर एक एन मिलेगा। जो बीच वाला पी होता है उसको हम बॉडी रीजन बोलते हैं, हम वहीं पे चैनल फॉर्म करते हैं। क्लियर है सभी के लिए? कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं? ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या बनेगी? वर्टिकल बनेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे वर्टिकली डिफ्यूज्ड मॉसफेट। देखेंगे अभी आगे।
नाउ इसमें कुछ कहानी बतानी है जैसी नहीं, अब ठीक है, अब सिर्फ स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, इसका कैसे वर्किंग करेगा ये। स्ट्रक्चर को यहीं पे छोड़ देता हूँ कि बना दो इसमें भी, चलो यहीं पे हो जाएगा सॉल्व। दिस वन ऑल्सो भी कॉल्ड एज ए सोर्स, यहाँ पे दो सोर्स बन गए, देख रहे हैं मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेज बनते चले जाएंगे और बीच वाला मेरा गेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सोर्स और गेट की रेस्पेक्ट में एक वोल्टेज पॉजिटिव दे देंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज VGS ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पे एन चैनल इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट को ही डिस्कस कर रहे हैं, और एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा। पी चैनल और डिप्लेशन टाइप वाले का ज्यादा यूज नहीं होता है, आपको इच्छा हो तो आप पेपर पे बना के मेरे से पूछ लेना, सब सही बनाए कि गलत बनाए, हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ अब हम इसको वोल्टेज देने के लिए क्या किया जाएगा, मैं इस लक्षर को थोड़ा सा दूर खींच लेता हूँ ताकि ये मुझे बाद में दिक्कत नहीं करेगी। और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे कहानी की एन क्यों क्रिएट किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, उसको मैं ब्लू कलर से ले लेता हूँ। सोर्स और ड्रेन के बीच में सोर्स विल बी निगेटिव एंड ड्रेन विल बी पॉजिटिव, एंड ये सिग्नल चला जाएगा मेरे को ड्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, ये मेरी पावर वोल्टेज रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज पावर वोल्टेज एंड VGS विल बी कॉल्ड एज कंट्रोल वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेज, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान रखेंगे, मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वही वाली कहानी बनेगी, चैनल कहाँ कहाँ फॉर्म हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा नीचे कहानी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा ताकि मैं इसको शो कर सकूं अच्छे से। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मूव क्यों नहीं हो रहा होगा, इज नॉट मूविंग। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना, लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है आ गया। सिंक हो जाए सिंक सिंक सिंक, तो मूव कर दिया, यहाँ पे सिंक हो जाए ना बेबी, कम ऑन। ठीक है, अभी तक किसी को डाउट आया था, डाउट पूछ सकते हो, जैसे बीच में किसी की जो डाउट है तो जब तक कि थोड़ा सिंक हो रहा है। हाँ आ गया, चलो डन। इसको थोड़ी सी मैं बड़ा कर लेता हूँ अभी आपके सिंक के लिए। किसी को भी डाउट दो बेटा यहाँ पे अभी तक? नहीं। किलेश कोई डाउट मित्र? नो सर। ओके ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया हमारे पास में। अभी हम इसको क्या करेंगे, बाइसिंग करके एक्सप्लेन करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर आपके पास पहले से भी है, मैं जब पीपीटी इसकी भेजूंगा तो एक पेपर को मैं अच्छे से एक स्लाइड में मॉसफेट को अच्छे से डालकर उसकी रीनेमिंग कर दूंगा और लिख दूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे जो कहानी हमारे पास में, ये जूमिंग नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे, आम के ऊपर में चांसेस कम है पर इसमें ज़्यादा में आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम सोर्स बोल देते हैं। दिस वन विल बी सोर्स, विजिबल हो रहा है ना स्क्रीन पर, ठीक है। दिस वन विल बी योर ड्रेन एंड बीच वाला हिस्सा जो गेट रहेगा, ड्रेन और सोर्स में पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर दिया गया है। दिस इज योर गेट VGS ग्रेटर देन 0, और सोर्स एक वोल्टेज लिया हमने, एक रेजिस्टेंस भी ऐड कर देंगे फॉर ए लोड। तो ये डर था मुझे यहाँ पे, ये इस चीज को निगेटिव पॉजिटिव, वेट, ये सोर्स, ये हो जाएगा VGS, और यहाँ से सोर्स एक लेके इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। दिस इज लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस को लेके हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने ड्रेन तक में। पॉजिटिव सॉरी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये VDS वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, और कहानी कैसे फ्लो करेगी हमारे पास में, आपने क्या किया है दोस्त कि पहले VGS में पॉजिटिव दिया है तो ऊपर का जो मेटल कांटेक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और हाँ, ये वाला भी सोर्स है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स ओनली, ये भी सोर्स के जैसा ही है, इसको आप शॉर्ट कर सकते होगे यहाँ पे लेके इस तरीके से, शॉर्टेड वोल्टेज ही है, एंड दिस वोल्टेज इज VGS वोल्टेज। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आते ही क्या हो जाएगा कि SiO2 लेयर के अंदर वाले स्क्रीन पे यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा -, -, -, -1। ध्यान दीजिएगा कि मैंने कैसे बनाया रखा हुआ है,
कि जो सोर्स के लिए चैनल्स बने हुए हैं वो यहाँ तक थोड़े ओवरलैप कर रहे हैं। जो मैं सर्किल खींच रहा हूँ उस पर ध्यान रखेंगे, ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, सोर्स वाला ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और मैं ग्रीन कलर से ओवरलैपिंग कराऊंगा गेट की। गेट देखिए, गेट का टर्मिनल जस्ट इसके बाउंड्री पे ही खत्म हो जाएगा, एक लाइन पे ही, इस लाइन पे आते ही वो खत्म हो जाते हैं। तो एग्जाम में आड़ा तिरछा नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान में करके ही बनाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में कर लेते हैं यहाँ से भी ना। इसको मैं हाईलाइट करके जो किया था सर्कल्स को हटा देता हूँ। तो ऊपर में माइनस बन जाएगा और नीचे में क्या बन जाने वाला है, नीचे में वापस से प्लस बन जाने वाले हैं। आइसोलेशन यानी कि SiO2 लेयर के कारण जो आइसोलेशन बना था उसके कारण क्या क्रिएट हो जाएगा, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के कारण क्या होगा कि N माइनस में तो नहीं, जो कि मेरी एपिटैक्सी लेयर थी उसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, ड्रिफ्ट लेयर में कुछ नहीं होगा। दिस इज माई बॉडी रीजन, दिस इज ऑल्सो माई बॉडी रीजन एंड दिस इज माई सबस्ट्रेट। बफर लेयर बोलिए, बफर ही बोलिए या सबस्ट्रेट बोलिए। यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, एक चैनल फॉर्म होगा, पी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे चैनल फॉर्म होगा। उसी तरीके से भी राइट हैंड साइड, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता ताकि बाद में अलग बताने का शो अच्छा रहेगा। ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सेम ही है, अलग अलग खाली बहाने दिखाने के लिए यहाँ पे सब रखा हुआ है। तो एक तरफ हमारे पास आ जाएंगे रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स और एक तरफ हमारे पास आ जाएंगे ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आएंगे, तो पी वाले आएंगे। तो पी वाले में क्या हो रखा होगा, पी के जो होल्स होंगे उनको दूर भेज दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन इतना ही समझ के रखो, बात चलेगी। व्हाट विल हैपन कि ये जो चैनल फॉर्म करेगी वो N प्लस जो कि सोर्स से कनेक्टेड है, जो सोर्स से कनेक्टेड है यहाँ पे, उससे लेके और जो एपिटैक्सी लेयर है नीचे वाला N माइनस लेयर, उस लेयर के बीच में एक चैनल फॉर्म हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ भी होगी, N प्लस जो कि ये सोर्स से कनेक्टेड है वहां से लेके चैनल फॉर्म होगा और एपिटैक्सी लेयर में ये कनेक्ट कर देंगे। इट इज ए चैनल दैट इज कनेक्टिंग माय ड्रिफ्ट लेयर टू माय चैनल सोर्स रीजन। अब यहाँ पे करें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, मैं पाथ बना के दिखाता हूँ। ये पाथ रहेगी और यहाँ से ये चला जाएगा और नीचे जाके ड्रेन से होता हुआ निकल जाएगा। दूसरा पाथ जो कि मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा, सोर्स से आएगा और यहाँ पे यूं आ जाएगा। सभी को ग्रीन कलर और इसका पाथ दिख रहा हुआ। इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग टॉप टू बॉटम एंड द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मेरी कन्वेंशनल करंट ऐसे जाएगी। देख रहे मल्टीपल पाथ्स बन गए ना, और इसी तरीके के पाथ्स और भी आगे पीछे बनते हुए चले जाएंगे। तो इसी पैरेलल पाथ के कारण इसकी रेजिस्टेंस यानी कि R ऑन जो होती है वो काफी कम हो जाती है। और ये जो ड्रिफ्ट लेयर ऐड किया गया हुआ है ये वोल्टेज को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करवा सकते हैं, वोल्टेज ज्यादा ब्लॉक कर सकता है, ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं। तो वोल्टेज भी हाई, करंट भी हाई, और इसके चलते हमारा पावर हाई हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर मॉसफेट। वर्किंग भी समझाई गई, इसका कंस्ट्रक्शन भी दिखाया गया। किसी को भी इसमें डाउट है तो डाउट अभी पूछ सकते हैं दोस्त। कोई दिक्कत किसी को भी? जय, कोई दिक्कत बेटा? जय तवर? नो सर, नो सर। ओके ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खाली डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें डोपिंग लेवल्स की, डोपिंग लेवल्स कितनी होती है, तो N प्लस के लिए जो हम रख रहे हैं वो रखते हैं 10 to the power 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब का जो ब्लॉक डब्बा रहेगा, यानी कि इसका काउंटिंग होती है इम्प्यूरिटी एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाता है, ये कूलम मीटर क्यूब नहीं है वे, ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत सारे बच्चे ने मुझे बोल रखा सब कूलम क्यों लिखते हो। पी जो होगा यानी कि नॉर्मल रेटिंग जो होगी 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और N माइनस जो होता है वो 10 की पावर 14 से लेके 10 की पावर 15 के बीच में रह सकता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में -3 लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। कितने पैरेलल चिप्स बनेंगे इसमें, पैरेलल मॉसफेट चिप्स कितने होंगे, मॉसफेट सेल्स या स्ट्रक्चर्स जो बोल सकते हैं कितने हो सकते हैं, कि 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 14 सेल्स एक
आईसी जब मार्केट में खरीदने जाओगे उसके अंदर इतनी रहेंगी, तो 10 की पावर 12, 10 की पावर 14 आपके लिए तो इन्फानाइट वैल्यू ही लेके बैठी हुई है। ठीक है दोस्त, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें यहाँ तक? एवरीबडी ऑल थिंग क्लियर? ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे n प्लस बफर लेयर आ चुका हुआ है, जो पहले नहीं था। ये भी काम करता है मेरे को आर ऑन को रिड्यूस करता है, या उल्टा लिखना चाहिए मुझे, रिड्यूसेस आर ऑन, रिड्यूसेस आर ऑन को रिड्यूस कर देता हुआ है। पैरेलल सेल्स हमने डाल रखे हुए हैं, पैरेलल सेल्स जो कि बताया कितने ज्यादा हैं। ये भी क्या करेगा, आर ऑन को रिड्यूस करेगा, यानी कि लेस पावर लॉस होगी, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, लेस पावर रहेगी, तो वी कैन गो करंट हाई, करंट को हाई बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ाएंगे ये आईजीबीटी डिस्कस करने के बाद हम इकट्ठे सारा का सारा डिवाइस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहेगा आपका वी मॉस बोलेंगे इसको, वर्टिकल मॉस बोलते हैं कुछ लोग, यानी कि वी टाइप मॉस आते हैं, यू टाइप मॉस आते हैं। आप खाली वर्टिकल मॉस समझ के रखेंगे इसको, वर्टिकल मॉस रहता है क्योंकि स्ट्रक्चर वर्टिकल ही है। इसको वीडी मॉस भी कुछ लोग बोलते हैं, वर्टिकली डिफ्यूज मॉसफेट भी बोला जाता है। हाँ, यू टाइप भी अलग है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं? करंट डायरेक्शन इज, या मैन्युफैक्चरिंग इज वर्टिकल, एक के ऊपर एक ही इसको स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं करंट डायरेक्शन, आई डायरेक्शन इज ऑल्सो वर्टिकल। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं रहेगी इसमें भी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो 4 लेयर हो जाएंगे इसके अंदर में। हालांकि इंपॉर्टेंट तो 3 ही लेयर हैं, n प्लस पी और n-n+। ये टोटल 4 हो गए, लेकिन वैसे काउंट किया जाए तो 1, 2 और 3 ही ऐसे मेन लेयर्स रहते हैं। ठीक है ना? स्ट्रक्चर इसका भी उसी तरीके से रहेगा पिछली बार की तरह। इसका सिंबल, गेट को अलग रखना है, और एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप है तो बीच में डंडियां पूरी की पूरी नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे और ऐसा करके इसको बना देंगे। हालांकि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट मार्केट में अभी ज्यादा देखने को मिलते नहीं, नोबडी यूजेस देम। कोई रिसर्च पर्पज के लिए यूज करेगा तो अलग बात है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्त कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते टाइम पे मैंने सोर्स को ऊपर बनाया है, ड्रेन को नीचे बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए सोर्स को ऊपर और बफर लेयर को नीचे रखना ताकि आपको समझाया जा सके। लेकिन जब हम सिंबल बनाते हैं तो उल्टा बन जाता है, यहाँ पे ध्यान रखें। तो करंट डायरेक्शन विल बी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ये बुद्धि में बैठा लेना बे, ये चीज बहुत गड़बड़ करेगी आपके साथ में आगे SCR में, बिकॉज SCR का स्ट्रक्चर आप कैसा बनाते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे यू ड्रॉ SCR लाइक दिस, है ना जी सभी लोग। यहाँ पे आप लिख देते हो इसको एनोड, यहाँ पे लिखते हो कैथोड, यहाँ पे लिखते हो इसका गेट टर्मिनल। देन करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन SCR। तो कंफ्यूज मत होना जब आप इन्वर्टर बना रहे होगे तो। रिमेंबर दिस थिंग्स, आई एम मार्किंग इट, भूलना नहीं कोई भी। ये हो जाएगा एन चैनल के लिए, एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप। हैंडआउट के अंदर में पी चैनल लिखा हुआ, एक बार हैंडआउट आप पढ़ लेंगे। पी चैनल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होगी। ठीक है, और कुछ इसमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में? ये वोल्टेज कंट्रोल होता है, फास्ट होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये काफी फास्ट रहेगा, हैंडआउट से बार पढ़ लेंगे, हैंडआउट में सारा कुछ लिखा ही हुआ है इसमें। अलग से कुछ बोलने जैसा नहीं, समझाने जैसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। पावर मॉस एफईटी पहले वाला मॉसफेट जैसा ही रहेगा, यूनिपोलर होगा, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होगा, मेजॉरिटी कैरियर, नो रिकॉम्बिनेशन। और कुछ कहानी जो होगी आप अपना ऐड कर लेना, सिंपल ये रहेगी यहाँ पे। फिर इसका स्ट्रक्चर, हाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल पुराने वाले मॉसफेट के जैसा ही रहता है, पर पुराना मॉसफेट मैंने नहीं बताया है इसलिए इस बार बता देता हूँ। इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ड्रॉ की जाती है। एक हम ड्रॉ करेंगे इसका वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, जो आप पावर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, और करंट जो इसके ड्रेन में करंट फ्लो हो रही होगी। तो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज से कम वोल्टेज दोगे
तो चैनल फॉर्म ही नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो कि बहुत कम वोल्टेज जैसी होगी। ये बोल देंगे हम VGS बराबर 3.3 वोल्ट तक में कुछ फ्लो नहीं होता, इसके नीचे ये कट ऑफ रीजन है, इसको बोलेंगे कट ऑफ रीजन, यानी कि इससे नीचे करंट फ्लो नहीं करेगी। मैं 3.3 एक रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि मैंने एक डिवाइस इस्तेमाल किया था हाल में, उसका 3.3 था, अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग हो सकता होगा। इसे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगी, हाँ भाई थोड़ी करंट ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन फिर क्या होगा, चैनल का सैचुरेशन आ जाएगा, भाई दरवाजा थोड़ा सा खुला है, उसके आगे नहीं जाएगा तो थोड़ा सा भी सैचुरेट कर जाएगा, तो अब ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे सैचुरेशन लेवल इसके आगे। हाँ, उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने की कोशिश करोगे डिवाइस पंक्चर कर जाएगा। क्यों करेगा, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसको। इस लाइन को हम बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, बी ब्रेक डाउन वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, ब्रेक डाउन वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, BDSL। ये हो जाएगी V गेट टू सोर्स, इसको मैं 1 दे देता हूँ, जो कि कट ऑफ से थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो और वोल्टेज बढ़ाओगे तो थोड़ा और करंट जाएगी, थोड़ा और ज्यादा जाएगा, ब्रेकडाउन तो अचीव कर ही लेगा ये चीज। थोड़ा और बढ़ाओगे तो और जाएगी, फिर जाके ये चीज हो जाएगा। दिस विल बी VGS2, दिस विल बी VGS3। बोलने की आवश्यकता नहीं है, VGS1 से ज्यादा होगा, सॉरी VGS3 ज्यादा होगा ना, VGS3 विल बी ग्रेटर देन VGS2 विल बी ग्रेटर देन VGS1। ये बात तो ध्यान में आप रखेंगे ही। यहां से यहां तक का जो रीजन है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट अभी कर रहा हूं, ये वाला रीजन, इसको डॉटेड बना देता हूं। इधर वाले रीजन को बोलेंगे ओहमिक रीजन। ओहमिक यानी कि V इक्वल्स टू IR को जो फॉलो करता है उसको हम ओहमिक रीजन बोलते हैं। ये ग्राफ अब यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं इसमें लिखा लिखी करूंगा, लेकिन आपके हैंडआउट्स में ग्राफ अच्छे से बना हुआ है, वहां पे आप रेफर कर लेंगे। और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो मेरी गेट वोल्टेज होगी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तभी ये काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी सभी के लिए। और उसके नीचे वाला रीजन तो कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन के लिए क्या हो जाएगा कि गेट वोल्टेज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। इसका एक दूसरा ग्राफ आता है जिसको हम ट्रांसफर कर्व बोलते हैं। इस ग्राफ को बोलेंगे आउटपुट कर्व, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि ड्रॉ होती है आउटपुट वोल्टेज, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ VDS, और आउटपुट करंट जिसको हम बोलेंगे ID। अब इनपुट के पैरामीटर्स डेवलप करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर कर्व। ट्रांसफर कर्व ड्रॉ किया जाता है, जो आपने गेट वोल्टेज इनपुट दिया हुआ है उसके आधार पर आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, हाउ मच ट्रांसफरिंग यू आर डूइंग। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक में कुछ कहानी नहीं बनेगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा जैसी वोल्टेज दोगे धमाक कहानी बढ़ जाती है। ये इसका ग्राफ है और कुछ नहीं, ग्राफ नहीं। हाँ, ये मैंने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर रखी है वो एक आइडियल ग्राफ होती है, एक्चुअली ऐसे जाएगी, थोड़ी सी ये कर्व लेके जाती है। अब देखो, इसी कर्व वाले ग्राफ को अगर आप ऊपर वाले ग्राफ के साथ ओवरलैप कर रहे हो तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। देख रहे हो जो मैंने ऊपर में डॉटेड लाइन बना रखी है, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स VGS ओनली। ये VGS का इंक्रीजिंग ही शो कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, और साथ में उसका अलग अलग कहानी दिख रही होगी। समझ में आ रहा है आयुष, क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। ओके, तो ट्रांसफर कर्व और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में लेके चलेंगे। हैंडआउट में दोनों बने हुए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको दोनों बनाने होंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं दोस्त। क्लियर है सभी के लिए? गेट वोल्टेज से कम वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम गेट वोल्टेज हो गए, कट ऑफ में चला जाएगा, ऑन नहीं होगा। ब्रेकडाउन कैसे होता है, मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको लेके आने वाला हूँ। और स्ट्रक्चर में चीज और बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस हमें करनी है। वो स्ट्रक्चर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉस्फेट को हम ऑपरेट कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते होंगे। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर एक यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अभी आएगा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे आजा भाई, थोड़ा सिंक्रोनाइज होने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तब तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। बस लास्ट 1 या 2 मिनट ही बाकी है हमारे पास डिस्कशन करने के लिए, बाकी ज़्यादा चीज़ हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ। सिंक वेरी सिंक। ओके, अच्छा ऊपर वाला आ जाता, तब तक नीचे टाइम डिस्कस में कर देता हूँ आपके लिए कि सिंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान में रखेंगे, सिंस MOSFET is majority
carrier device, since MOSFET is a magnetic carrier device, it has no effect of temperature on charge carrier. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नो इफेक्ट ऑन चार्ज कैरियर नहीं बोलेंगे. इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसा बोल सकते हैं. पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्या होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट? यानी कि अगर मैं करंट बढ़ाऊं, याद कीजिएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर, कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर पहले से ज्यादा मौजूद हो अगर, तो आपका रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. और अगर ये उल्टा हो जाता है तो उसको हम बोलते थे निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. तो उल्टा कब हो सकता था? जैसे कि हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होता है, यानी कि तापमान बढ़ने पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी. मेजॉरिटी तो पहले से ही बहुत ज्यादा तादाद में है, उनकी संख्या बढ़ा दोगे तो और तकलीफ करेगी और रश आवर हो जाएगी और वो करेंगे रेजिस्टेंस को बढ़ा. लेकिन अगर मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं तो तापमान बढ़ाने पे उनकी संख्या बढ़ेगी तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है. पर मॉसफेट क्या है? मॉसफेट जो है मेरा दोस्त वो है मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस. मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होने के कारण इसका तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसीलिए इसको बोलते हैं इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. इसका असर क्या होता है? अगर मैंने दो मॉसफेट पिक्चर में जोड़ रखे हुए हैं, यहाँ पे मॉसफेट का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, ये मैंने दो मॉसफेट को पैरेलली जोड़ रखा हुआ. एक मॉसफेट यहाँ पे रखा हुआ है और एक मॉसफेट को मैंने यहाँ पे ऐसा कर रखा हुआ है, मॉसफेट 1 मॉसफेट 2, और दोनों को मैंने सिस्टम, समझ में आ रहा है ना सभी दो लोगों के लिए, मॉसफेट 1 मॉसफेट 2. और यहाँ पे एक वोल्टेज दे दिया हुआ है मैंने, सोर्स या ड्रेन वोल्टेज दे दिया है, यहाँ पे बेहट जाए ड्रेन वोल्टेज, और यहाँ पे गेट सोर्स वोल्टेज निगेटिव पे है, ऊपर में ड्रेन वोल्टेज पॉजिटिव है. तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, मॉसफेट इन पैरेलल. तो क्या होगा, मान लेता हूं कि दोनों में बराबर बराबर करंट जाने वाली थी. पहले वाले में भी 1 एम्पियर, दूसरे वाले में 1 एम्पियर जाने वाली थी. लेकिन पहले वाले का तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. तो तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसकी करंट हो जाएगी 0.9 एम्पियर. दूसरे वाले में क्या हो जाएगी 1.1 एम्पियर, क्योंकि बाकी का करंट इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर झेल रहे हैं तो ऊपर से तो 2 ही एम्पियर करंट आ रही होगी. अब जैसे ही मॉसफेट नंबर 2 में 1.1 एम्पियर होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और अपने आप के करंट को कम करके वापस से 1 एम्पियर पे आ जाएगी और बाकी 1.9 एम्पियर मॉसफेट 1 से बढ़ के फिर से 1 एम्पियर हो जाएगा. यानी कि दे विल शेयर दी करंट इक्वली, बराबर रूप से शेयर करेंगे. और इसी शेयरिंग के कारण मॉसफेट को हम पैरेलल में कनेक्ट करने से पहले दोबारा सोचते भी नहीं, क्योंकि ये शेयर कर ही लेंगे. एससीआर में ऐसा नहीं हो सकता है. एससीआर को पैरेलल में करने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा. मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि क्या प्रॉब्लम आएगी. डायोड को ऐड करने से 50 बार सोचना पड़ेगा, आईजीबीटी को ऐड करने से भी सोचना पड़ेगा, लेकिन मॉसफेट में सोचने का नहीं है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे, ध्यान करके रखेंगे. मॉसफेट कैन बी पैरेलल्ड easily because they have positive temperature coefficient. क्यों होता है? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर इसलिए होता है. ये बहुत ब्रह्म वाक्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे. एससीआर, आईजीबीटी या डायोड्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस हैं. उसमें जैसे ही आप पैरेलल में उनको लगाओगे, मान लेता हूं कि मैं 2 एससीआर को पैरेलल में करता हूं, यहाँ पे डायोड में भी यही कहानी रहेगी. जैसे पहले वाले में से कुछ ज्यादा करंट जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, ये और करंट खींचने की कोशिश करेगा और अंततः पहला वाला फेल कर जाएगा. पहला वाला फेल करते ही फिर बाद में थारिस्टर नंबर 2 की बारी आएगी, तो बेचारा वो एक आधा करंट झेलने के लिए बनाया गया था, पूरा करंट झेलने में फट जाएगा वो. नीलेश, ये बात समझ में आई मित्र? हाँ सर. ओके गुड. ध्यान रखेंगे मॉसफेट को पैरेलल करना आसान क्यों है? बिकॉज दे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ऊपर आते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे.
मॉसफेट में अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में यहाँ पे मेरे पास सोर्स है, गेट है, ये भी सोर्स है, नीचे में ड्रेन है। आपने सोर्स पे क्या लगा रखा था एन चैनल के लिए? निगेटिव वोल्टेज। ड्रेन पे क्या लगा रखा था? पॉजिटिव वोल्टेज। कोई बात नहीं, बिना चैनल फॉर्म हुए क्या ये कंडक्ट कर सकता था? नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अगर ये बीच वाला पी रीजन मान के चलो, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा हुआ है, ग्रीन वाला पी को कंसंट्रेट करके सभी लोग देख रहे होंगे। अरे हट जा दे, तो नहीं हट रहा है अभी। हाँ, इस ग्रीन वाले पी को, ग्रीन नहीं करता हूँ, इसको थोड़ा हल्के कलर से लेता हूँ, लाइटिश ब्लूइश कलर से। जो ब्लू कलर का पी है उसको ध्यान से लेके सभी लोग चल रहे होंगे कि जो सोर्स है वो मेरे येलो कलर से एन से भी कनेक्टेड है और मेरा सोर्स ब्लू कलर के पी से भी कनेक्टेड है, यानी कि बॉडी रीजन से भी कनेक्टेड है। इसलिए इसको बोलते हैं बॉडी सोर्स शॉर्ट किया गया हुआ है। शॉर्ट क्यों किया गया है, क्या किया गया हुआ है, ये एक्स्ट्रा लर्निंग की है, हम मिड सेम के बाद कभी एक बार डिस्कस करेंगे। इसकी हैंडआउट आपको भेज दी गई है। जो इंटरेस्टेड विद्यार्थी हैं, आगे पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं, वो एक बार हैंडआउट पढ़ लेंगे और मिड के बाद एक लेक्चर लेकर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मॉसफेट की प्रॉब्लम क्या आती है बॉडी सोर्स शॉर्ट करने से। एडवांटेज क्या है वो बाद में, डिसएडवांटेज क्या है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बॉडी सोर्स शॉर्ट है कैसे? बॉडी जो है वो सोर्स के साथ में शॉर्टेड है। यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने ब्लैक कलर से लाइन खींच रखी हुई है, उससे क्या हुआ कि सोर्स पी में भी कनेक्टेड है, सोर्स एन में भी कनेक्टेड है। चैनल कहाँ फॉर्म होने वाली है? चैनल लाल रंग से फॉर्म होने वाली है। लेकिन अगर सोर्स पे निगेटिव दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, जिस रीजन को मैं अभी किस कलर से, रेड कलर से बाउंड्री खींच रहा हूं। रेड कलर की बाउंड्री सभी को दिखाई दे रही है दोस्त? दिख रही ना रेड कलर की बाउंड्री? दैट रेड कलर की जो बाउंड्री है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, लेकिन ड्रेन पे निगेटिव देने के कारण नीचे वाली जो रेड कलर की बाउंड्री है वो फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाएगी। ऊपर वाली रेड भले ही फॉरवर्ड बायस हो गई, नीचे वाली रेड फॉरवर्ड बायस्ड नहीं हो पाती है। ठीक है, यहां तक तो कहानी हमारे पास क्लियर है। इसको मैं अलग कलर से करता हूं, रेड विल नॉट बी फॉरवर्ड बायस्ड। ऊपर वाला इसको ग्रीन कर देता हूं मैं, लाइट ग्रीन कहाँ गया? लाइट ग्रीन, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। लेकिन ये बात रही थी चैनल फॉर्म की, तो कोई बात नहीं, चैनल फॉर्म हुआ ही नहीं है, फिर भी फॉरवर्ड बायस लेके कुछ करने वाले हो नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहीं पर आके टक जाएंगे, पी वाले बॉडी में ही आके टक जाएंगे, वो एन माइनस रीजन में जा नहीं पाएंगे विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गेट वोल्टेज। दूसरा कहानी देखिए, मैं बहुत चैलेंज कर रहा हूं अभी कहानी को। मैं एक वोल्टेज दे रहा हूं पॉजिटिव, इफ देर इज पॉजिटिव, मैं इसको स्क्वायर बॉक्स में लिख रहा हूं फॉर सेकंड अटेम्प्ट, और मैं ड्रेन को कर देता हूं निगेटिव, स्क्वायर बॉक्स लिखा सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अगर सोर्स पे निगेटिव होता और ड्रेन पे निगेटिव होता, सॉरी सोर्स पे पॉजिटिव ड्रेन पे निगेटिव होता, तो क्या होता? ड्रेन का जो एन माइनस रीजन है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो चुका होता, ग्रीन वाला। ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके हाजिर हो चुका, जिसको मैंने बीच में गोला खींच दिया हुआ है। ऊपर से क्या होता? सोर्स जो है वो एन माइनस, जो येलो वाला रीजन था एन प्लस वाला, जिसको हम सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, वो फॉरवर्ड बायस तो नहीं होता। लेकिन जो मेरा पिंक ब्लू कलर का बॉडी रीजन है वो तो भाई फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता, और यहाँ से फॉरवर्ड बायस जंक्शन खुल जाती, और फिर क्या होता कि ये जंक्शन भी ओपन हो गई, नीचे वाली जंक्शन जो लाल रंग की थी वो भी ओपन हो गई, तो कंडक्ट कर गया ना। यानी कि सोर्स पे पॉजिटिव दिया गया, ड्रेन पे निगेटिव दिया गया, तो मेरी मॉसफेट कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, आपने क्या किया दोस्त यहाँ पे कि हम जब मॉसफेट बनाते थे, मैं बाजू में लिख रहा हूं, उसको बीच में मैं इंसर्ट कर लूंगा। हम जब मॉसफेट बनाते थे उस मॉसफेट का स्ट्रक्चर हम यूं रखते थे, ऊपर में रखते थे इसको हम ड्रेन, नीचे में रखते थे इसका सोर्स, और यूं इसको कनेक्ट करके हमने रखा हुआ है। तो ड्रेन को हम हमेशा देते थे, बोलिए बेटा। सर हमारा 11 o'clock को दूसरा लेक्चर है। हाँ मैं समझ गया, 1 मिनट बस, मैं फिनिश कर रहा हूँ बस बेटा, ध्यान में है मेरे को। ड्रेन जो रीजन है, एन चैनल के लिए बात करी जाए तो ड्रेन रीजन को पॉजिटिव दे रहे हैं, सोर्स रीजन को निगेटिव देते थे। दिस इज कॉल्ड एज MOSFET इज फॉरवर्ड बायस्ड। अंदर के चैनल की बात नहीं हो रही है, दूसरे के कहानी की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया इसको, MOSFET इज फॉरवर्ड बायस्ड। दूसरे की अगर मैं बात करूं बाजू वाले कहानी में, तो अगर आप उल्टा कहानी करते हो इसके लिए, दिस वन इज ए स्ट्रक्चर, यहाँ पे ड्रेन है, माइनस दे दिया,
यहाँ पे सोर्स में प्लस दे दिया, गेट पे वोल्टेज दो चाहे नहीं दो, एन चैनल की बात हो रही है। इस केस में मॉस इज रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस जब कंडीशन हमने किया, तो कंडीशन बाजू में हमने ड्रॉ कर रखा हुआ है। इसमें क्या दिख रहा है हमें, सिंक क्यों नहीं हो रहा है, बाजू में हमने क्या देखा कि ये कंडक्ट कर जाएगा, मैंने करंट फ्लो करवा दिया हुआ कि इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, और ये कंडक्ट कर जाएगा। इसकी कहानी यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके लिए तो थोड़ा सा लैग मार रहा है, मुझे लगता है लेक्चर ऑफ करना पड़ेगा। इट विल कंडक्ट, इसीलिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या होगी, MOSFET can't block reverse voltage, REVERSE रिवर्स वोल्टेज। MOSFET रिवर्स वोल्टेज नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा, बिकॉज बॉडी सोर्स इज शॉर्ट, बॉडी सोर्स इज शॉर्ट। यहां तक ध्यान रखेंगे, MOSFET रिवर्स वोल्टेज नहीं रोक पाता है, बॉडी सोर्स शॉर्ट होती है। इसको कहानी को अच्छे से देखेंगे आप लोग। यहाँ पे ये आपके